Hello friends, you're most welcome to you're most welcome with second chapter foods components. ठीक है, फूड्स कंपोनेंट्स में हमने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है. फर्स्ट कि फूड में आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट हुआ है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बैलेंस डाइट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ये हो गया. सेकेंड में आपने ये देखा कि किस फूड आइटम्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, कौन सा प्रेजेंस है, उसका आपने एक्सपेरिमेंट किया था, टेस्ट किया था. आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का टेस्ट आपने किया था, एंड वाटर एंड फैट का भी किया था, प्रोटीन का किया था, कार्बोहाइड्रेट का किया था, और आपने स्टार्च का किया था. स्टार्च हो गया. उसके बाद आपने एक फैट का भी किया, आपने वाटर का तो आप जानते ही हैं. उसके बाद अब आगे आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जो चैप्टर सेकेंड का सेकेंड हेडिंग है. क्या है? विभिन्न पोषक. जो थोड़ा सा इरेज कर लूँ, आप कहोगे कि बहुत हचपच करी हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. सेकेंड चैप्टर की सेकेंड हेडिंग है, नाम है उसका विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं. विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे था कि मैंने यहीं पे मैं छोड़ दी थी आपको जो वीडियो था. What do various nutrients do a body? What do various nutrients do a body? क्या करते हैं वो हमारे शरीर के लिए. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है आपने पीछे सीख लिया. कनेक्टिविटी देखो, पीछे के पैराग्राफ को नेक्स्ट पैराग्राफ से कैसे जोड़ रहा है हेडिंग के थ्रू. ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना चाहिए. जब आप ऊपर का पैराग्राफ लिखो तो उसी में से हेडिंग को आप रिलेट कर दो नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए. ठीक है, तो यही एनसीईआरटी कनेक्टिविटी बताता है. आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. पेन ले लेती हूँ तो without waste of time we start this paragraph. ठीक है, मार्कर को मेरे क्या हो जा रहा है. चलो, ये मार्कर आ जा रहा है, हाइलाइटर. कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं. वसा से भी ऊर्जा मिलती है. अब देखो, जब मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया था भोजन के घटक, मैंने कहा था कि भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और साथ ही साथ वाटर एंड फाइबर, रफेज. ठीक, इतनी चीजें होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का मुख्य वह क्या होता है, मुख्य कंपोनेंट ये किसके होते हैं, एनर्जी के. इन्हें एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, और जिसमें ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा मिलती है. वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है. कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है. यदि 100 ग्राम कोई ऐसा भोज्य पदार्थ आप खा रहे हो जो 100 कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, यदि आप 100 ग्राम उतना खाते हो, जिससे 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो और 100 ग्राम फैट खाते हो, तो आपको फैट उतना ही मात्रा का फैट ऊर्जा ज़्यादा देगा कंपेयर दैन कार्बोहाइड्रेट्स का उतना ही सेम अमाउंट. ठीक है, तो ये देखो, ये ऊर्जा ज़्यादातर. क्या मतलब कि हम बस फैट ही खाते रहें ऊर्जा मिलेगी? नहीं, उसकी भी एक निश्चित मात्रा है. देखते हैं आगे. चलो जानने के लिए देखिए आगे. वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं. वही एनर्जी गिविंग फूड से इन्हें कहते हैं. किसको? ऐसे भोजन जो हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा देते हैं. अब देखो, कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, यहाँ पे शकरकंद है, इसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं. इसे स्वीट
पोटैटो। क्या कहते हैं बच्चा? इसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। अब स्वीट पोटैटो की बात करोगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू यानी पोटैटो। शुगर कैन देखो यार थोड़ा सा वो चल रहा है, शुगर कैन, ये ना बैलेंस नहीं बनता है मेरा भी। शुगर कैन, पपाया, पपीते की बात करें, पपाया बहुत न्यूट्रिशियस होता है। पपाया में विटामिन ए भी पाया जाता है। पपाया में विटामिन ए पाया जाता है। मेलन, ये सब सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। और भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। अब ऐसा नहीं कि केवल कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। आम में भी देखो कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंगो की तो आप पता ही होगा। मक्का, मैज, बाजरा को बोलते हैं, बाजरा भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, या मिलेट में, मोटा अनाज में इनको लेते हैं। चावल एंड गेहूँ, यदि अब देखो गेहूँ में प्रोटीन भी होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, बाजरा में भी प्रोटीन होता है, आयरन होता है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो एक ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं। अब उसके बाद के देखो क्या है, ये किसका सोर्स है? वसा के। जो चीज़ें आपने पढ़ी है कि कौन कौन चीज़ें वसा देती हैं। मूंगफली, इसे ग्राउंड नट्स बोलते हैं, ग्राउंड नट्स, और इसे नट्स कहते हैं। ये दोनों आपको फैट, इसमें फैट ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये एनर्जी गिविंग फूड्स हो गए। ये तिल हो गया, और ये गिरी को बोलते हैं, ये गिरी को ही नट्स बोलते हैं हिंदी में। इसी को ये जो पिस्ता वाला जो हम बोलते हैं, आलमंड जिसको हम बोलते हैं, इसको गिरी बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में नट्स बोलते हैं। तिल को तिल भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इधर देखो सोयाबीन ऑयल लिखा हुआ है, सोयाबीन ऑयल लिखा है, नारियल का तेल लिखा है, सरसों का तेल लिखा है, सूरजमुखी का तेल लिखा है, सब फैट देते हैं। उसके बाद क्या बचा है? एग का जो येलो वाला भाग होता है वो स्पेशली फैट के लिए होता है, जिसे यॉक कहते हैं, YOLK, यॉक। फिर उसके बाद ये क्रीम से भी फैट मिलता है। यहाँ पे मक्खन यानी कि बटर, इससे भी फैट मिलता है। मिल्क, घी, और ये क्या है? मीट, और ये फिश, इनसे ये फैट का भी सोर्स है। जैसे अब यहाँ पे देखो फिश प्रोटीन का मुख्य सोर्स है, स्पेशली बंगाल वाले प्रोटीन के सोर्स के लिए ही फिश को खाते हैं। एग का जो वाइट वाला पार्ट है वो भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोटीन के साथ साथ फैट का भी सोर्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हो गया। अब उसके बाद ये देखो सोर्स दिया हुआ है। अब ये सोर्स आपको पता होना चाहिए किसके किसके सोर्स हैं। प्रोटीन के सोर्स 2.5 में है, और जो प्लांट सोर्स हैं, और ये एनिमल सोर्स हैं। प्लांट सोर्स में क्या है देखो, पी, और यहाँ पे है सोयाबीन, और ये है राजमा, और ये तुअर दाल, मूंग, चना। ठीक है, चना ये हो गया, ये चना में भी होता है, मूंग में भी। और जो पहला चैप्टर अपने पढ़ा था क्लास 6 का ही, तो इसमें स्प्राउटेड सीड्स के रूप में ये थे मूंग और चना। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो यहाँ पे ये वास्तव में किस न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होते हैं? प्रोटीन का सोर्स होते हैं, चना और मूंग। और स्पेशली ऐसे कच्चा और भिंगाया हुआ जो तुरंत फूला होता है वो नहीं, उसकी तुलना में यदि आप स्प्राउटेड सीड्स खाओ तो उसके कंपेयर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, उसमें प्रोटीन के अमाउंट ज़्यादा होते हैं। पी की बात करोगे, मटर, इसमें भी प्रोटीन होता है। हरा मटर, ठंड का सीजन चल रहा है, डेली खाओ। उसके बाद तुअर दाल, इसकी जगह भी ये ले सकते हो। राजमा प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, और सोयाबीन प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। सोयाबीन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद पनीर, ये भी अब देखो, पनीर मसाले वाले खाने से अच्छा कच्चा पनीर खाना ये प्रीफर करो। ये रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, प्रोटीन। फिर उसके बाद मछली में मैंने अभी ऊपर बताया कि इसे प्रोटीन ज़्यादा होता है फैट की तुलना में। ये प्रोटीन के लिए ही स्पेशली वो लोग खाते हैं। फिर उसके बाद मांस प्रोटीन का सोर्स होता है। दूध, अंडा का देखो आप पीछे भी, ऊपर भी था और इधर भी है।
उसके बाद आ जाओ विटामिन ए के कुछ सोर्स हैं। पपाया है, ऊपर पपाया भी था, कार्बोहाइड्रेट जब आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे गाजर है, और गाजर रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। और ये मैंगो भी, मैंगो विटामिन ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें भी था। विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है। दूध है, और ये क्या है, मछली का तेल, मछली का तेल, ये भी विटामिन ए का मुख्य सोर्स होता है, स्पेशली मेडिसिन पर्पज़ के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी के मुख्य सोर्स, ये है यकृत, लीवर, लीवर ये प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है। जैसे आप ये खा रहे हैं, जैसे आप खा रहे हैं बकरा वगैरह जो खाते हैं उसका ये वाला पोर्शन आप खाओ। और गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं भी सोर्स होता है विटामिन बी का। और ऊपर भी था गेहूं, चावल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स था, चावल भी देखो विटामिन बी का सोर्स है। चावल में विटामिन बी भी पाया जा रहा है, और चावल में विटामिन बी भी पाया जा रहा है, और चावल में ऊपर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जा रहा था। फिर नेक्स्ट आ जाओ विटामिन सी की बात करते हो, देखो टमाटो में भी पाया जा रहा है क्या, विटामिन सी। फिर उसके बाद आ जाओ ऑरेंज, विटामिन सी का मुख्य सोर्स होता है। फिर उसके बाद गुआवा होता है, मुझे लग रहा है बीच में पत्ता गोभी जैसा कुछ, देख लो क्या है। फिर हरी मिर्च में देखो विटामिन सी भी है, और हरी मिर्च में प्रोटीन वाला सोर्स भी था। हरी मिर्च था नहीं, वो पी है, मटर था। नींबू विटामिन सी, आंवला विटामिन सी, ये रिच सोर्स होते हैं। विटामिन डी में देखो मछली में विटामिन डी भी होता है, एग में विटामिन डी भी होता है। और लीवर हो गया, और इधर हो गया बटर, मिल्क हो गया। आप देख सकते हो कि एक प्रकार के फूड में एक से अधिक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता, अब यहाँ पे क्या फोकस करना है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ, स्वस्थ रहने के लिए होती है, वृद्धि के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं। जब कोशिकाओं का रीजनरेशन, कोशिकाओं के मेंटेनेंस में कौन मुख्य काम करता है, प्रोटीन करता है। इसलिए शरीर वर्धक कार्य भोजन कौन कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन का मुख्य सोर्स क्या हो गया, ये फाइट अगेंस्ट डिजीज, ये इनका काम हो गया, फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो यदि आप विटामिन ये बैलेंस रूप में लेते हो, जितनी हम आपकी बॉडी को नीड्स है, तो आपका जो ये क्या बोलते हैं WBC होता है वो स्ट्रांग होता है, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो आपको डिजीज़ या आपके वायरस बैक्टीरिया का अटैक होता है तो आपकी बॉडी पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता है, आपकी बॉडी इससे फाइट कर लेती है। इसलिए विटामिन का सोर्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से मवाद आने लगते हैं, जिसे पायरिया कहते हैं। फिर उसके बाद विटामिन ए से रतौंधी हो जाएगा, दिखेगा कम। फिर उसके बाद विटामिन सी की कमी से विटामिन डी का अवशोषण ये विटामिन सी और डी कमी से विटामिन डी का कमी हो जाता है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी ABCD करके कुछ किया, इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी या विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ज़्यादा मात्रा में भी नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन सबकी चाहिए। विटामिन ए किसके लिए, विटामिन ए की मात्रा यदि ज़्यादा है तो आपका स्किन तनाव रहित, मतलब खिंचा नहीं, लूज नहीं रहेगा, एकदम फिट रहेगा, उसमें चमक रहेगी। चमक मतलब ये लाइट वाली नहीं, LED वाली नहीं, जो ग्लो वाला होता है, ग्लो, लाइट एनर्जी वाली नहीं। हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। जैसे अभी मैंने बताया विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, रात को आपको दिखाई नहीं देगा। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, जब उनके बॉडी का सब कुछ बच्चे के निर्माण में खर्च होने लगता है तो उनमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, उन्हें रात के समय बहुत कम दिखाई देता है। विटामिन सी से बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद मिलती है। ये हमारा इम्यून सिस्टम को चलो भैया, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे WBC को स्ट्रॉन्ग करता है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को,
जो वे डिजीज़ या जो पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए, अस्थियों के लिए कैसे, क्योंकि विटामिन डी यदि बैलेंस अमाउंट में आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करती है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होते हैं, दांत मजबूत होते हैं। और यदि डी की कमी है तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। देखो विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ये जो लाइन है जो सभी विटामिनों के बीच बारे में दिया गया है, डिस्क्राइब किया, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाया गया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आ जाओ इधर क्या है, आयोडीन के मुख्य सोर्स में देखो, आयोडीन इस समय लोगों के अंदर थायराइड की बीमारी बहुत तेज बढ़ रही है, क्योंकि लोग आयोडीन मार्केट का वही आयोडीन युक्त भोजन का प्रचार देख देख के खा रहे हैं, लेकिन उसमें वास्तव में कुछ है नहीं, वो केवल एक एडवर्टीजमेंट है जिससे आप आकर्षित होते हैं, आपकी हाइट बढ़ जाती है, बुद्धि बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेचुरल आपको आयोडीन लेना है तो आप भोजन में अदरक का यूज करो। और ये देखो पालक है, पालक में भी आयोडीन पाया जा रहा है, ठंड का मौसम है, पालक खूब दबा के खाओ एकदम। मछली में भी आयोडीन है, और ये देखो लग रहा है केकड़ा टाइप का कुछ है खाने वाला, मांस वगैरह, उसमें भी कुछ है। अब देखो सूरन में आयोडीन होता है, उसको भी आप खा सकते हो, ये तो आयोडीन का वो है। उसके बाद देखो इधर फास्फोरस, फास्फोरस कम मात्रा में चाहिए लेकिन ज़रूर चाहिए। केले में फास्फोरस है, दूध में फास्फोरस है, गेहूँ में, चावल में, और हरी मिर्च में फास्फोरस है। उसके बाद आ जाओ, उल्टा कर दिया क्या मैंने, नहीं सही है। उसके बाद आ जाओ लोहे के सोर्स में आ जाओ, आयरन, तो आयरन पालक में पाया जा रहा है, पालक बहुत बेहतरीन चीज़ हो गई। देखो आयरन भी पाया जा रहा है, फास्फोरस भी पाया जा रहा है, आयोडीन भी पाया जा आयरन भी पाया जा रहा है और आयोडीन भी पाया जा रहा है। सेब, सेब में आयरन होता है, काट के रख दोगे थोड़ी देर बाद ये लाल हो जाता है और ये अमृत जैसा लग रहा है कुछ। फिर उसके बाद है ये लीवर है। फिर कैल्शियम के लिए दूध है और अंडा है, अंडा तो ठंड में लेते रहो। अब देखो हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता, किसकी जरूरत पड़ती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। मिनरल्स मैंने बताया ये सब क्या है, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, सब मिनरल्स हैं। अल्प मात्रा में होती है, अब ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, अल्प मात्रा में। खूब ढेर सारा नमक खा लोगे वो कमी से ज़्यादा पहले मार देगा। शरीर के उचित विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। ठीक है, प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.2 चैप्टर 2 के 10वें फिगर में दर्शाया गया है। 10 फिगर हो गए। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, आपने देख लिया। आपने भी सारणी चैप्टर 2 के 2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है, तो उसे हम रिच सोर्स कहते हैं उस निश्चित न्यूट्रिएंट्स का। उदाहरणतः चावल में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है, उसके बाद इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों यानी कि वही फूड फाइबर्स जो मैंने ऊपर बताया, वाटर्स की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। किसी भी पादप उत्पाद का जो छिलका होता है, जो पिल होता है, छिलका, पिल रिच सोर्स होता है किसका, फाइबर का। तो ये जो रिच सोर्स फाइबर होते हैं ये आपके भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं। यदि आप छिलका उतार के खाते हैं तो आपके बहुत मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी यूज कर लेती है, और बहुत कुछ पदार्थ जो वेस्ट के रूप में होते हैं वो बचते हैं, वो बहुत चिकने हो जाते हैं, चिपचिपे टाइप के, तो वो आपके छोटी आंत बड़ी आंत में चिपके रह जाते हैं, जिससे आपका आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, ये सब साफ नहीं होता है, इसमें अच्छे से सफाई नहीं होती है और इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया वहीं पे डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं तो घाव हो जाता है, चोट हो जाता है, यही चोट धीरे धीरे कैंसर बन जाता है। बात समझ में आई? तो ये जो रुक्षांश होते हैं ये भोजन को, जो चिपचिपे पदार्थ रहते हैं उसको अपने में चिपका लेते हैं, जिससे भोजन की आयतन बढ़ जाती है, और जब हम पानी पी लेते हैं तो वो उसको थोड़ा डाइल्यूट कर देता है। किसको? वो जो वेस्ट है हमारी बॉडी का, जो वेस्ट है, स्टॉल जिसको बोलते हैं, स्टॉल जो हमारी बॉडी का है वो थोड़ा सा गीला टाइप का हो जाता है, तो वो आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो रुक्षांश और वाटर ये काम करते हैं हमारी बॉडी में। ये एनर्जी याद रखना आप
कि ना तो फाइबर आपको एनर्जी देता है और ना ही वाटर आपको एनर्जी देता है, लेकिन फिर भी ये हमारे डाइजेशन सिस्टम का या हमारे बैलेंस डाइट का, जो हमने आपको पीछे पढ़ाया था बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट और ये फाइबर का बैलेंस डाइट का मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इनके बिना आपका पूरा चूँकि आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा तो आपका भोजन आप उसे खाओगे लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होगा, सही से बाहर नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं है। फिर वही अनेक प्रकार की बीमारियाँ, सर दर्द, पेट दर्द और यही सब लगा रहता है। ये दो चीज़ें एनर्जी तो नहीं देती है लेकिन एकदम समझ लीजिए कि रामबाण है। वृक्षांश के लिए मुख्य स्रोत क्या क्या है? साबुत खाद्यान्न, यानी कि जो भी अनाज आप खाओ उसका छिलका मत हटाओ। दाल भी छिलके वाली खाओ, जैसे मसूर का दाल, उसका छिलका मत हटाओ, अरहर की दाल का छिलका मत हटाओ, उड़द की दाल का छिलका मत हटाओ। फल और सब्जियां छिलके सहित खाओ। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, इसको कंठस्थ कर लेना, एग्जाम में ये पूछता है। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, कंपोनेंट्स, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। जैसा मैंने डिस्कस किया, वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। मैंने बताया आपको, जैसे यदि आप ये बड़ी आंत हो गई, और इसके अंदर ये छोटी आंत भरी पड़ी है और छोटी आंत यहीं से जुड़ गई, तो यहाँ से भोजन जब आता है बड़ी आंत में तो यहीं दीवार पे चिपक जाता है। जब आपके बॉडी में वृक्षांश की कमी होती है तो बैक्टीरिया डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, घाव कर देते हैं। और यहीं पे यदि आपने रफेज खाया है, अपने फाइबर और जल की संतुलित मात्रा ली है, तो ये आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, चलो देखो। जल भोजन में उपस्थित, जल की बात करते हैं आप, वृक्षांश का हो गया, ठीक है, फाइबर का हो गया, किसके बारे में? जल। भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित क्या करने में? अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। वो सभी पोषकों को अपने में घोल लेता है और उसका परिवहन में सहायक होता है। चूँकि जल, यदि हम परिवहन की बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्य कंपोनेंट्स होता है रक्त का, और रक्त का अधिकांश मात्रा क्या होता है? जल। तो सब कुछ अपने में घोल लेता है कौन? जल अपने में घोल लेता है एक तरह से इनडायरेक्टली, फिर उसके बाद परिवहन करता है जिसे शरीर उसको आसानी से अवशोषित कर लेता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ को ढेर सारा ठूस के खा लो और पानी की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी उस खाए हुए पदार्थ से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अवशोषित नहीं कर पाती है, तो उसके पास जो ऑलरेडी भोजन होता है वो उसको तोड़ना शुरू कर देती है, तो लैक्टिक एसिड बनता है, बॉडी में पेन होता है। तो आप कहते हो कि अभी तो खाना खाया हूँ, क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए कि तुरंत आप पानी पियो, तो पानी पीने से वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डाइल्यूट हो जाएंगे और आपके सेल्स उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपको जो एनर्जी आपकी बॉडी स्टोर करके रखी उसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लैक्टिक एसिड नहीं बनते हैं जिससे बॉडी में पेन नहीं होता है। या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, और स्टॉल को भी बाहर निकालने में मदद करता है। मूत्र, यूरिन, यानी कि जो भी विषैले, हमारे जब भोजन डाइजेस्ट होते हैं तो अनेक प्रकार के विषैले तत्व का निर्माण होता है। अब ये विषैले तत्व यदि शरीर में रह जाएं तो ये पॉइजन का काम करेंगे, आपको बाहर से पॉइजन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस टॉयलेट करना छोड़ दो, पसीने को किसी तरह रोक दो, खुद ही मर जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही जहर का काम करता है। तो इसको बाहर निकालने में जो वेस्ट होते हैं, जो भोजन पाचन के दौरान उत्पन्न होते हैं, वो सब के सब जल में घुल जाते हैं, और यूरिन और रेस्पिरेशन के थ्रू जब पसीना होता है हमको, रेस्पिरेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन, जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू या जिसे स्वेदन हिंदी में कहते हैं या पसीना कहते हैं, उनके थ्रू ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो जल का ये काम हो गया। एक तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितना जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। तो गर्मी के मात्रा में आपको के बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो जल होता है उसको वाष्प के रूप में कन्वर्ट करती है, या वो हीट हमारे बॉडी को हीट के लेके हमारे जो स्किन पे पोरस होते हैं उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं पसीने के रूप में, तो वो हीट को लेके निकलते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रह जाता है।
तो जब हम हीट के साथ जल बाहर निकलने लगते हैं तो पानी की कमी हो जाती है। इसलिए गर्मी के दिनों में हमें अधिकतम खाद्य पदार्थ किस रूप में लेना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए। बात समझ में आई? जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। अब देखो एक्टिविटी 3, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले लो जिसमें जो जूस ज़्यादा होता है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लो। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो गए? अब देखो पानी का परीक्षण है, टेस्ट फॉर वाटर। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? इम्पॉसिबल है। जब ताज़ा रूप में लाते हो तो थोड़ा या अधिक मात्रा में जल होता है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जैसे दाल पका रहे हो आप तो उसमें भी आप जल डालते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया देखो, अब यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट है इस चैप्टर 2 का 3rd हेडिंग है बैलेंस डाइट, जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बस एक ओवरव्यू बताना है आपको कि इसमें क्या लिखा होगा। तो हम बैलेंस डाइट पढ़ेंगे। अब बैलेंस डाइट यदि आप नहीं लेते हो तो उससे कौन कौन सी डिजीज़ आपको हो सकती है, इसको पढ़ेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। तो ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जो एक्सरसाइज है उसको पूरा करो ईमानदारी से, उसका आंसर राइटिंग करो, रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंटेशन का तरीका सब कुछ तब हमको गाइड करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर पाओ। ओके, तब तक के लिए सारे वीडियो को बार बार देखो, वीडियोस देखो, फिर बुक उठाओ, बुक को पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ो, फिर एक्सरसाइज करो, ठीक है। उसके बाद कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज़ इसे करो। ओके, थैंक यू।